नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोघ क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटनाचक्र पुनरावलोकन को देख रहे हैं जिसमें यह पोल्ट्री वाला सेगमेंट है। पोल्ट्री वाले सेगमेंट दोस्तों हम लोग स्थानीय स्वशासन देख रहे थे जिसमें लास्ट वीडियो में अब तक आपका 50 क्वेश्चन और डिटेल जो एक्सप्लेनेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, हम लोग क्या कर रहे हैं, घटनाचक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी वाला सेगमेंट भी देख रहे हैं जिसमें अब तक आपको प्राकृतिक वनस्पतियों तक कंप्लीट करा दिया चुका है। आप उसे देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आर की तैयारी के लिए हम लोग भी अच्छे खासे कमर कसे हुए हैं जिसमें पीवाईक्यू और हिंदी वाले सेगमेंट को भी कवर कराया जा रहा है। ठीक है। साथ ही दोस्तों डेली करंट अफेयर चल रहा है, आप इसे सब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला चल रही है, आप इसे लेकर इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर इन सब मैटर संबंधित जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, अगर अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अमोघ क्लासेस, वहां जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, लिंक पे ज्वाइन करके जाके टेलीग्राम पे जा सकते हैं आप। वहां पे आपको प्रीलिम्स फैक्ट वगैरह जो कॉन्सेप्ट होता है, न्यूजेज होती है, हर चीजें वहां पे डाली जाती है। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वहां ज्वाइन करके अपनी तैयारी को निखार ला सकते हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो दोस्तों इसमें हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। अब हमें देखना है 51 नंबर के क्वेश्चन से। ठीक है, देखिएगा आज का नया प्रश्न क्या है, पंचायती चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण कहाँ लागू नहीं है। यहाँ वहां ही नहीं लागू होगा जहां पे अनुसूचित जातियां नहीं होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में है, हाँ बिल्कुल है। असम में है, हाँ बिल्कुल है। हरियाणा में भी है, बट अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियां नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पर आरक्षण नहीं लागू होगा। देखिएगा क्या है, संविधान का अनुच्छेद 243 का एक के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या अनुपात जो है उस राज्य के निर्वाचन के आधार पर भरे जाने वाले कुल संख्या के यथावत रहेगी। इसका क्या मतलब है, आरक्षण का प्रावधान ये नहीं होगा कि हम 33%, 50% एससी एसटी दे दें, नहीं। उस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी या जो क्षेत्र की जो जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में क्या किया जाएगा, इनके सीटों का आवंटन किया जाएगा। कह रहा है उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अथवा उस क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों की संख्या अनुपात उस क्षेत्र कुल जनसंख्या के स्थानों का आवंटन भिन्न भिन्न है। मैंने कहा ना कि अगर एससी एसटी की संख्या या आरक्षण उतना ही दिया जाएगा जितनी इनकी जनसंख्या है, ऐसा नहीं कि हर राज्य को बराबर दे दिया जाएगा, नहीं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, भारत उत्तर प्रदेश में कुछ और होगा और उधर कुछ और होगा। फिर क्या है, पंचायतों में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्र को चक्र अनुसार आवंटित किया रहता है। इसका मतलब है इनका जो आरक्षण होता है पूरे क्षेत्र में चक्र के अनुसार आवंटित होता रहता है। मतलब ये कहीं किसी और क्षेत्र में, कहीं किसी और क्षेत्र में। आप जब पंचायतों के चुनाव देखते होंगे उसमें कहेगा अरे इस बार तो मेरी एससी सीट हो गई, इस बार हमारी सामान्य सीट हो गई, ऐसा कहते हुए आपने सुना होगा। तो उसका रीजन यही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। मैंने कहा जहां अनुसूचित जाति नहीं रहेगा वहां पर इसका आरक्षण नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये ऐसा आरक्षण लागू नहीं है। आगे चलिएगा। राज्यों में निम्नांकित में से किस समूह को पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 को प्रवृत्ति नहीं है। ध्यान देना है दोस्तों, दरअसल एक एक्ट आया था पेशा, ऐसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आया था 1996 में। इसके लिए कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था दिलीप सिंह भुरिया। दिलीप सिंह भुरिया, इसका उद्देश्य क्या था, दरअसल हुआ क्या था, जब आपका 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जब पास किया गया था, तो जो जनजातीय क्षेत्र थे वहां पर नहीं लागू किया। क्यों? क्योंकि एक मुद्दा था जनजातीय स्वायत्तता, जनजातीय स्वायत्तता को लेकर इस पे यहाँ पे लागू नहीं किया गया था। बाद में सरकार के विचार आया भाई साहब यहाँ भी लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए फिर ये कहा गया कि कैसे लागू किया जाए, इसका कुछ प्रावधान होना चाहिए। इसी प्रावधान के मद्देनजर क्या किया गया, एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था दिलीप सिंह भुरिया। दिलीप सिंह भुरिया कमेटी ने सिफारिश किया किस प्रकार से आप पंचायतों को जनजातीय क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। अब इसमें प्रश्न पूछा है कहां पर लागू नहीं है, कहां पर नहीं लागू, असम, मेघालय और तमिलनाडु में। देखिएगा कह रहा है अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 प्रावधान वर्तमान में 10 राज्यों में कहां कहां, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा,
झारखंड और राजस्थान में लागू है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और तमिलनाडु में यहाँ ये सब चीजें नहीं लागू है। आगे चलिएगा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र या इसे हम पेशा कहेंगे, बस सीधे ध्यान दीजिए। पेशा एक्ट 1996 के अंतर्गत समृद्ध क्षेत्र का ग्राम सभा में क्या भूमिका हो सकती है। अब आपको बताएगा जो इसमें ग्राम के अधिकार दिए गए उसके कौन कौन से अधिकार है। ऑप्शन क्या है आपका पहला, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण करने की शक्ति होती है। अच्छा, ग्राम सभा के पास लघु वन उपजोग का स्वामित्व होता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगले चलिएगा, कह रहा है अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने की ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक होती है। दोस्तों, किसी भी खनिज के लिए नहीं बल्कि लघु खनिज के लिए। लघु खनिज आपको अगर वहां से खनना है तो वहां से पंचायत को क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। अब बाकी खनिजों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। यानी ऑप्शन 3 आपका क्या है, गलत है। देखिएगा ऑप्शन बी क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी देखिएगा। अब पेशा एक्ट 1996 के अंतर्गत समृद्ध क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास लघु वन उपजोग के स्वामित्व के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण के प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। साथ ही लघु खनिजों यानी माइनर जो मिनरल्स होते हैं उनके खनन पर पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति ग्राम सभा के पास है, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की आवश्यक नहीं है। मैंने कहा ना, अगर लघु खनिज होगा तो ग्राम सभा के पास राइट है, अगर अदर कोई खनिज है तो ऐसे ग्राम सभा के पास कोई राइट नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है। लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक शिफ्टों को नियंत्रण रखना, जनजातीय उप योजनाओं को नियंत्रण रखना, राज्य सरकार के प्रदत्त कार्य करना, उपयुक्त सभी जो कार्य होंगे ये किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, ये प्रावधान अदर राज्य में अलग हो सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए सही हो सकता है लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जरूरी है ये सही हो ऐसा नहीं। प्रावधान कुछ मिल सकते हैं लेकिन यही सही होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। क्या है देखिए, अगला प्रश्न है। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या छत्तीसगढ़ का जो एक्ट है इसमें आप देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। ग्राम सभा में हम लोगों ने दोस्तों देखा था क्या, जो ग्राम की जो निर्वाचक नामावली होती है उसके अंतर्गत जितने नाम होते हैं ग्राम के व्यक्तियों को, उसे पूरे समूह क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कही जाती है। ठीक है, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र पे निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। अच्छा, ग्राम पंचायत क्या होता है। ग्राम पंचायत जो होता है दोस्तों, बता दें आपको, ग्राम सभा और आपको दिमाग हो सकता है आ सकता है, अरे सर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। एक होता है सभा, ध्यान दीजिएगा, एक होता है ग्राम सभा, एक होता है पंचायत। ग्राम पंचायत ये हो गया ग्राम सभा। ग्राम सभा जो होता है, जो ग्राम की निर्वाचक नामावली है, निर्वाचक नामावली में सभी मतदाता, कौन, सभी मतदाता, जितने ही मतदाता हैं जो 18 वर्ष से पूरे हैं वही। लेकिन आप जो ग्राम पंचायत होता है, अब इसमें कौन कौन होता है, इसमें एक होता है ग्राम प्रधान। कौन होता है, एक ग्राम प्रधान होता है, प्लस जो सदस्य होते हैं जिसे वार्ड मेंबर जिसे कहते हैं, सदस्य जो होते हैं वो होते हैं इसमें। यानी मान चलिए लगभग इसमें कितने, एक ग्राम प्रधान और 15 से लेकर लगभग 21 जितने सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि ये संख्या डिपेंड करती है उस राज्य में कितने वार्ड मेंबर हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है हर दूसरे महीने होती है, कितने होती है, हर दूसरे महीने होती है। और ग्राम सभा की जो बैठक होती है वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज के तहत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 243 ख के अनुसार ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समृष्ट किसी भी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। यानी जो भी निर्वाचक नामावली उसमें जितने व्यक्ति पंजीकृत हैं उसे क्या कहा जाएगा, ग्राम सभा कहा जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे आप प्रश्न, चूंकि छत्तीसगढ़ पीछे संबंधित प्रश्न है, ये छत्तीसगढ़ के लिए सही होगा ना कि हमारे लिए। हम आगे बढ़ेंगे इसको छोड़ के, क्यों, क्योंकि हमें खास करके यूपी, एमपी और बिहार को देखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आमतौर पर कम लोग देखने जाते हैं। देखिएगा,
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा किस धारा में ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभियुक्त किया गया है? किसमें? 89। किसमें है? 89। आगे चलिएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सम्मिलित अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, उसका कौन करेगा? उपस्थित अनुसूचित जाति के सदस्यों ग्राम सभा के द्वारा चुना जाए। ये ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा जिसे चुनेगी वही क्या करेगी? उसकी अध्यक्षता करेगा। और यही काम कौन करता है? यही काम अपने यहाँ भी किया जाता है। मैंने कहा नहीं, छत्तीसगढ़ एक्ट का अधिनियम है, इसलिए यहाँ से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि आपको ये लग सकता है अरे हमारे यहाँ से कुछ अलग है, वहां कुछ अलग है। बिल्कुल, चूंकि जनजातीय क्षेत्र के प्रावधान है, जरूरी नहीं आपके यहाँ से ये मिलते हों। ठीक है, देखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों ग्राम सभा के सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो कि ग्राम सभा द्वारा चुना जाए द्वारा की जाती है। पेशा नियमों के अनुसार यह सदस्य 1 वर्ष के लिए आम सहमति से अध्यक्षता चुन सकते हैं, यानी इनके जो अध्यक्ष होते हैं 1 वर्ष के लिए इनका चुनाव किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है किसको? ग्राम क्षेत्र के बेरोजगारों और अल्पसंख्यक पुरुषों के लिए नहीं दोस्तों, किससे संबंधित है? यह है किसमें? पंचायत से संबंधित। किससे? पंचायत। कहाँ पे? ग्राम लेवल पे। ठीक है, आगे का प्रश्न है, मंद किसी मौसम की अवधि की सहायता है तो इच्छुक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश के मजबूत जीवन पंचायती राज संस्थाओं को बुनियाद रखने, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक, आगे चलिएगा, इसीलिए इसका प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 में देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान को प्रोत्साहित करेगा, किसके लिए? स्वशासन के लिए। उसके राजस्थान से संबंधित प्रश्न है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है भाई? स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ता प्रदान करना या बढ़ावा देना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तृणमूल लोकतंत्र के संबंधित है? किससे संबंधित दोस्तों? पंचायती राज। हम लोग एक्सप्लेनेशन देखे थे ना कि जो तृणमूल कांग्रेस होती है या फिर तृणमूल लोकतंत्र होता है, उसका मतलब होता है ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी। ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी मतलब ये है जमीनी स्तर पर जो लोकतंत्र होता है, जहां हम सरकार और स्थानीय स्वशासन का गठन करते हैं, उसे हम तृणमूल लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा, इसका हल्का सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। तृणमूल लोकतंत्र यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी अर्थात जमीनी स्तर के लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में क्या किया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की श्री गणेश किया था, यानी शुरुआत किया था। ठीक है, क्या इसी दिन उसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाता है। अगर पूछा जाए पंचायती राज क्या है तो इसका आंसर यही है। अतः राजस्थान ही सबसे पहला राज्य रहा जिसमें संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने की गई। ध्यान देना, ऐसा कौन सा राज्य जिसमें सर्वप्रथम पंचायती राज स्थापना की गई? क्या होगा इसका आंसर आपका? राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक स्थानीय स्तर पर स्वशासन की है, बिल्कुल। जैव संबंध के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन है, अच्छा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, बिल्कुल। पद सोपान की संरचना है। आपका जो ऑप्शन होगा 1, 2, 3 सही है, ना कि पद सोपान की संरचना नहीं, बल्कि क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक, आगे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का मूल उद्देश्य क्या है? सुनिश्चित करने के लिए क्या करता है बताइएगा? विकास में जन भागीदारी, बिल्कुल। राजनीति की जवाबदेही, अच्छा, इस पर विचार करते हैं। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल। वित्तीय संग्रह या फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी ऑप्शन 1 और 3 आपका ही सही है। देखिएगा, आगे चलते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्थानीय जनता के विकास में भागीदारी बढ़ाना और लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि इसका प्रयोग है। कैसा प्रयोग है दोस्तों? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण का प्रयोग। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण मतलब यह होगा लेवल पे, ग्रास लेवल क्या करें, लोगों क्या करें, लोकतंत्र में भागीदारी लें। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, कब अपनाई गई? लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थानीय शासन निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन क्या है आपका? वैधानिक स्थिति है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी है,
केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता बस दोस्तों, बल्कि क्या है, विकेंद्रीकरण नियंत्रण होता है। किसका? विकेंद्रीकरण नियंत्रण होता है, न कि केंद्रीकरण नियंत्रण होता है। ठीक है। वैज्ञानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा कतिपय कर और आरोपित कर वित्तीय प्राप्त करने की शक्ति और स्थानीय शासन की विशेषताएं आज जो होती है इसकी, परंतु केंद्रीय नियंत्रण इसका उद्देश्य नहीं होता, ध्यान देना है। बाकी सब उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन केंद्रीय नियंत्रण इसका उद्देश्य नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? बस अभी मैंने क्या कहा था, ग्रामवासियों के शक्ति का विकेंद्रीकरण, ग्रामवासियों के बीच प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, चुनाव लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। इसमें से कौन है? इसमें ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही होगा। क्यों? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इसका मतलब जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है किसमें चला जाए? जनता के पास चला जाए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? बताइएगा। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है, बिल्कुल प्रदान करना है। क्यों? क्योंकि इसके मदद से क्या करते हैं? सरकारें विकास का काम करती हैं, गरीबों को आवास वगैरह प्रदान करती नहीं करती? बिल्कुल करती है। अब लोग कॉलोनी वगैरह नाम सुना होगा ना, जो प्रधान कॉलोनी में आता है 1,20,000 आता है तो 50,000 अपना रखते हैं, बाकी सब दूसरे को देते हैं। जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में संसद कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी, बिल्कुल इसमें सभी ऑप्शन आपके क्या हैं? आपके सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन को युग से एक अभिन्न अंग रहा है। अच्छा। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावित हुआ। नहीं दोस्तों, यह हुआ था 24 अप्रैल कब? 1994 को। यानी ऑप्शन यही आपका क्या है? बी वाला ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। ठीक है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि का उत्पादन बढ़ाना? नहीं। रोजगार बढ़ाना? नहीं। लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना? बिल्कुल नहीं। लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना? बिल्कुल। क्योंकि हमारे लिए जो विकास किया जा रहा है हम उसमें भागीदार है या नहीं है, ये काम कौन करेगा? लोगों की जनता करेगी। इसका जो तय करेगा ये कौन करता है? आपकी पंचायत के माध्यम से भारत के नागरिक, ग्रामीण प्रशासन के नागरिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज के पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किसके? स्थानीय जनता की। किसकी पड़ती है? स्थानीय जनता की। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है कौन? शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, समुदाय विकास, यानी सभी का। किसका पड़ता है? सभी का ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? क्या है? स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय का आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। अब बताइए कि इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी। क्या? स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, इसका काम नहीं है। आत्मविश्वास लोगों के अंदर अपने आप जगेगा कि कोई जगाएगा उसके अंदर? नहीं। आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? अपने आप आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामले में प्रबंधन में राजनीति अंतः खेल कम हो गया है। अच्छा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण में स्थानीय शासन के पुनरुत्थान हो गया। इसमें आपका क्या सही है? देखिएगा, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। कथन और अर्थ क्या है? दोनों रूप से क्या है? अस्पष्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें स्थानीय स्तर क्या पहले क्या होता था? राजनीतिक प्रबंधन क्या होता है? पहले राजनीतिक रूप से क्या होता था? जो इसके अंदर राजनीति ज्यादा होती, जिसकी पकड़ होती थी, वही पंचायत का हेड बन जाता था। लेकिन अब क्या होता है? इलेक्शन के माध्यम से उसको चुना जाता है। आगे चलिएगा, क्या है? निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक में राज्य सरकार स्थानीय इकाइयों को नियंत्रण नहीं होता? बताइए किसमें नहीं होता? नागरिकों को शिकायत का। बाकी के आर्थिक मामले में, कार्मिक मामले और वित्त मामले में ये सब क्या होता है? स्थानीय निकायों का नियंत्रण होता है, लेकिन नागरिकों को शिकायत संबंधित इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक, आगे चलिएगा।
ग्रामीण स्थानीय शासन पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पे परिणाम था? कौन थे? गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी। ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है। प्लस अनुच्छेद जो 40 लिखा गया है, ये भी गांधी जी के विचारों से ही लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि वो ग्रामीण स्वशासन में बहुत ही विश्वास करते थे। देखिएगा, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति के नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय त्रिस्तरीय प्रणाली के सुझाव दिया था। कौन दिया था दोस्तों? 1957 में बलवंत राय मेहता। कौन दिए थे? बलवंत राय मेहता समिति ने ऐसा किया था। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? बलवंत राय मेहता। किसने किया था? बलवंत राय मेहता। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान की विधानसभा 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती का उद्घाटन किया। चूंकि शुरुआत कहां से हुआ था? राजस्थान के नागौर से। और यह प्रश्न विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत ध्यान देना है कहां से हुआ था। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1997 में अशोक मेहता, 1985 में जीवी राव, 1986 में एल एम सिंघवी और 1988 में कौन? गडगिल। इन समितियों को क्या किया गया था? गठन किया गया था। आगे चलिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था को अनुशंसा की थी दोस्तों? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब क्या था? इसमें ध्यान दीजिए कैसे। ये था जिला स्तर, ये था ब्लॉक स्तर, ये था क्या था आपका? ग्राम स्तर। इस प्रकार जो गठन किया गया था, कब किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से राज्यों में किस में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के अनुसार पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित किया था? किसने किया था दोस्तों? राजस्थान ने। कहां से हुआ था? राजस्थान के नागौर से। राजस्थान के नागौर से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में पंचायती राज अनुशंसा के लिए बनी समिति की अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आपके बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। खैर, आगे चलिएगा। जिस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था लागू है उसे क्या कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। प्रश्न पुराना ही है, अब आगे नई प्रश्न जब रहेगा। हाँ, यह प्रश्न आपके लिए नया है। अब देखिएगा, बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था? बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की बात कही थी। हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन जब देख रहे थे इस चीज को देखा था। यानी ए में क्या हो जाएगा दोस्तों? ए में टू जहां चाहो आप मिला लीजिए, ये अपने आप सही हो गया। खैर, और अशोक मेहता ने क्या कहा था? द्विस्तरीय शासन प्रणाली की बात कही थी। ठीक। एल एम सिंघवी ने क्या कहा था? एल एम सिंघवी ने कहा, भाई साहब आप इसे स्थानीय स्वशासन पद्धति से कैसे कर दीजिए? संवैधानिक रूप से कर दीजिए। किसमें? संविधान में कर दीजिए। ठीक है, संवैधानिक कर दीजिए। धार्मिक, कैसे संवैधानिक में गलत लिख दिया हूं। जीवी राव ने क्या कहा था? प्रतिनिधित्व के आधार पर क्या किया जाए? इसका गठन किया जाए। ठीक, आगे चलते हैं। देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अशोक मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय, बलवंत राय त्रिस्तरीय, एल एम सिंघवी स्थानीय स्वशासन और जीवी राव प्रतिनिधित्व के तरीके। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार शिल्पकार किसे कहा जाता है? पुराना प्रश्न है। किसे कहता है? बी आर मेहता साहब को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से वही बलवंत राय मेहता है। फिर से वही। खैर, अब देखिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और उसके बाद कौन किया था दोस्तों? आंध्रा। राजस्थान के बाद कौन किया था? आंध्रा। और ये बताइएगा, आप मुझे आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था उसके बाद जो पहला राज्य अपनाया था, अब बताइए कौन सा था? ठीक है, आगे चलिएगा। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। प्रश्न से उब गए हैं, आगे चलिएगा। फिर से वही प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न है। बलवंत राय मेहता पे समिति प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न है,
क्योंकि प्रश्न वही इतनी बार पूछेगा, आप ऊब जाएंगे इस प्रश्न को देख देख के, कितनी बार ये प्रश्न बने हैं। क्योंकि बार बार वही प्रश्न रिपीट करना सही नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, फिर से त्रिस्तरीय प्रशासन, पंचायती राज, त्रिस्तरीय, इसमें ध्यान देना है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ से प्रश्न कई बार आपसे बने हुए हैं। खैर ये प्रश्न आपके लिए नया है, देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? देखिए एलएम सिंह ही है, बिल्कुल है। अशोक मेहता है, बिल्कुल है। बलवंत राय मेहता है, बिल्कुल। कब ये गठित किया? 1957, ये 1977, ये 1986 है। बल्कि ये समिति आपसे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए आप क्या है आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ समितियां दे रखे, इसमें देख लीजिएगा। बलवंत राय मेहता 1957, संथानम 1963, अशोक मेहता 1977-78, जीवी के राव 1985, एलएम सिंघवी 1986, हनुमंत राव 1984 और पी के थुनथुन जो थे कब थे? 1988। गडगिल समिति, गडगिल जो समिति थी ध्यान दीजिएगा, गडगिल समिति कब है? 1988 में गठित किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसने भी, इस समिति ने काफी अनुशंसाएं, काफी अच्छी अनुशंसाएं की थी, जिसको सरकार ने बाद में अपने सिफारिश में लागू भी किया था। अब आपसे सामने ये दे दिया रखा है। अब आपसे पूछा गया है, सबके जो समितियां दी गई हैं, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप ये बताएं किसका गठन कब किया गया? अशोक मेहता कहाँ किया गया दोस्तों, कब किया गया? 1977 ऑप्शन तो है नहीं, 1978 में आप कर सकते हैं। एलएम सिंघवी 1986 में किया गया था। बलवंत राय मेहता 1957 में किया गया था। जीवी की राव कब किया? 1985 में किया गया था। और हनुमंत राव कब किया गया था? 1984। ऑप्शन मिल गया आपका, देखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों में कार्यक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, आपको बताना है, व्यवस्थित कीजिए और कुट में सही उत्तर बताइए। सबसे पहले किसका गठन किया गया था? बी आर मेहता। सबसे पहले बी आर मेहता होंगे, उसके बाद अशोक, यानी 3 और 4, उसके बाद आपका जीवी के राव जब हुआ है 1985, यानी ये पहले नंबर, तीसरे नंबर पर होंगे, यानी पहला नंबर होगा। उसके बाद कौन होगा? एलएम सिंघवी, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा इसमें सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपसे फिर से वही प्रश्न पूछा गया और समितियां दी गई है, सुमेलित करने के लिए पूछा गया है, कौन सा आपको सुमेलित है? ठीक है, आगे चलिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नलिखित कौन सी समिति संबंध नहीं है? अशोक मेहता, वी के आर राव, संथानम और बी आर मेहता। तो जो वी के राव समिति है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। देखिए अशोक मेहता 1977 में गठन किया गया, संथानम 1963 में गठित किया गया और बी आर मेहता 1957 में इसका गठन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से एक समिति जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है, दिनेश गोस्वामी, एलएम सिंघवी, अशोक और सादिक अली समिति। अब आपको दिमाग में आ सकता है सर सादिक अली तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, बट ध्यान दीजिए जो दिनेश गोस्वामी है किससे? चुनाव सुधार से संबंधित है। किससे? चुनाव सुधार, न कि पंचायती राज से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, मैंने कहा दिनेश गोस्वामी समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है आपका? यह समिति चुनाव के सुधारों से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान को प्रस्तुत किया था? द्विस्तरीय। इन्होंने ये कहा था जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या, कितना? 20 लाख से कम जनसंख्या हो, वहां क्या करना चाहिए? द्विस्तरीय शासन प्रणाली को ही अपनाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, 1977 गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के लिए स्थान द्विस्तरीय प्रतिमान के लिए प्रस्तुत की गई। यानी ध्यान देना है, जो बलवंत राय समिति थी उसने क्या कहा था? त्रिस्तरीय होना चाहिए। इन्होंने ये कहा था, मान लीजिए ये बलवंत राय समिति हो और ये अशोक मेहता, तो बलवंत राय ने 3 समिति की बात की थी, अशोक मेहता 2 समिति की बात की थी। मध्य स्तर वाली की बात ये गया था अगर 20 लाख से कम है, कितना? 20 लाख से कम जनसंख्या है, वहां पे मध्य स्तर की चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अशोक मेहता समिति की निम्नलिखित किससे सिफारिश कौन सी थी? हालांकि पहले आपसे सदस्य पूछ लिया जाता है, अब आजकल बहुत सी चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, और क्या कहते हैं? पंचायती राज की द्विस्तरीय जो शासन प्रणाली है उसी से संबंधित आपका है।
ठीक है, आगे चलते हैं। चूंकि इन्होंने क्या कहा था, द्विस्तरीय शासन प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? किसने की थी दोस्तों? अशोक मेहता। किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, देखिएगा एक बार इसको एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अशोक मेहता समिति न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किया था कब? 1977 में पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव देने के लिए अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान की बात की गई थी। ठीक है, सॉरी त्रिस्तरीय स्थान पर क्या हुआ, तो द्विस्तरीय की बात की गई थी, मुझसे निकल गया फ्लो में। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अभी जस्ट हमने देखा था, कौन देखे थे? अशोक मेहता समिति ने। किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज के संवैधानिक स्थिति प्रदान करने संतुष्टि करने के लिए किस कमेटी ने किया था? एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी समिति थी पहली बार जिसने कहा भाई साहब आप संविधान को क्या करना चाहिए, सॉरी जो पंचायत है उसको क्या करना चाहिए, संविधान में उसका दर्जा दे दिया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ये संवैधानिक संस्था हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति कौन सी थी दोस्तों? कौन थी? एल.एम. सिंघवी। कौन थी? एल.एम. सिंघवी। देखिएगा, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों के पंचायतों के विभाग की परिकल्पना की गई थी? अब बताइए। भाग 9 में। भाग 9 में। और भाग 9 का क्या है? नगर पालिका। भाग 9 का क्या है? नगर पालिका। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में आते कौन कौन आता है? ग्राम पंचायत आता है, क्षेत्र पंचायत आता है और जिला परिषद, तीनों ही आते हैं। ठीक, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? खाप पंचायत, जात पंचायत, जन पंचायत या ग्राम पंचायत? किसका गठन हुआ दोस्तों? ग्राम पंचायत का। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का 73वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित है? बताइएगा। नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। और इसमें क्या है? नगर पंचायत का नहीं, बाकी क्या नगर पालिका गठन किया गया है। नगर पालिका गठन किसके द्वारा हुआ है? 74वें द्वारा हुआ है, न कि आपका 73वें द्वारा। इसलिए ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। बाकी 1 2 3 क्या है आपका? सही है। देखिए, आपको उलझाने के लिए इसने सभी चारों दे रखा था। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे सर कि जो है जो शहरी स्थानीय स्वशासन 74वें द्वारा आए हैं, तो शायद आप इसे गलत करके आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अपनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सम्मिलित है। जबकि 74वें द्वारा क्या किया गया था? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की प्रावधान करने की बात की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार का काम है। आपको दिमाग में आ सकता है सर राज्य चुनाव आयोग को नहीं, चूंकि राज्य चुनाव आयोग का काम क्या है? केवल चुनाव को कंडक्ट कराना, न कि क्षेत्रों का सीमांकन करना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप सामने प्रश्न है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा परिवर्तन करने अधिसूचना कौन जारी करता है? ध्यान देना है, कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, देखिएगा, छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम, खैर ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, वहां की स्पेसिफिक है, खैर देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 127 खंड में जिला पंचायत की सीमा परिवर्तन के विषय में पूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसके अनुसार राज्यपाल खंड और जिला पंचायत की सीमा का परिवर्तन की सूचना जारी करता है, यानी राज्यपाल ही इसको क्या करेगा? जारी करेगा। ठीक है, खैर निर्णय लेने वाले कौन संस्था होगी? आपका मंत्रिमंडल होगा, ना कि राज्यपाल। ठीक है, अब आप सामने क्या दिया? स्थानीय निकाय दे रखा है और 1999 में स्थिति की बात की गई है। आखिर किसमें कौन सी स्थिति थी? लाइक इसमें काफी परिवर्तन हो गया है, देख लीजिएगा। उपविभाग स्तर जिला परिषद असम, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, जनजातीय परिषद मिजोरम और ग्राम पंचायत का अभाव कहाँ है? मेघालय। ठीक है, खैर वर्तमान में अभी भी इसका यहाँ क्या किया गया है? ग्राम पंचायत की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसमें ग्राम पंचायत नहीं है?
बताइएगा। नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पे क्या है, आपका ग्राम पंचायत नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। अब आपके सामने जो है पंचायत समितियां दे रहे हैं, उस भारतीय संविधान में प्रांत की बात की गई। कहाँ पे कौन सा आपका पंचायत है? क्या है ऑप्शन में आपका? ग्राम पंचायत पश्चिम बंगाल, क्षेत्र पंचायत गुजरात, तालुका परिषद आंध्र प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश, और आंचलिक परिषद क्या है, उत्तर प्रदेश। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? देखिएगा, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद गुजरात, और आंचलिक परिषद का है आपका पश्चिम बंगाल। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।